नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम बीए तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है समष्टि आर्थिक सिद्धांत, उसका चैप्टर 14 साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल, इसका अध्ययन करेंगे। ये जो साख नियंत्रण है ये हमने इससे पहले पढ़ा कि रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक का सबसे प्रमुख कार्य साख नियंत्रण है। अब रिजर्व बैंक साख नियंत्रण किस प्रकार करता है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण नीति का अभिप्राय उस नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक देशों के व्यापार, वाणिज्य एवं धन संबंधी आवश्यकता अनुसार साख की मात्रा को घटत बढ़त करता है। अतः साख की पूर्ति में मांग के अनुकूल समायोजन करना ही साख नियंत्रण कहलाता है। फिर एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ कि साख नियंत्रण नीति किसकी है? केंद्रीय बैंक की। इसका अभिप्राय उस नीति से है जिसके अनुसार, जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक देशों के व्यापार क्या है, वाणिज्य क्या है और धन संबंधी आवश्यकता क्या है, उसके अनुसार धन संबंधी मात्रा कम करनी है, ज़्यादा करनी है, उसके अनुसार साख की मात्रा को कम या ज़्यादा करता है। अतः साख की पूर्ति में मांग के अनुकूल समायोजन करना ही साख नियंत्रण कहलाता है। इस साख नियंत्रण का कार्य इसलिए किया जाता है ताकि विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनी रहे। जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जिसके द्वारा कि भारतीय मुद्रा विदेशी मुद्रा में बदली जाती है, विदेशी मुद्रा भारतीय मुद्रा में बदली जाती है, उस दर में स्थिरता बनी रहे, आंतरिक कीमतों में स्थिरता रहे। आर्थिक नियोजन के लिए आर्थिक नियोजन की सफलता, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी साख नियंत्रण की आवश्यकता है। व्यापार चक्रों पर, अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी की स्थिति ना हो, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण रहे। ये भी व्यापार चक्र अक्सर देश में मुद्रा की मात्रा में कमी और वृद्धि से ही आते हैं, इसलिए उस पर नियंत्रण करना भी साख नियंत्रण के लिए बहुत आवश्यक है। और रोजगार उत्पादन में स्थायित्व लाने के लिए साख नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसलिए रोजगार उत्पादन में स्थायित्व हो, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण हो, कीमतों में स्थिरता हो, विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता हो और देश के आर्थिक विकास की गति सुगम हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए साख नियंत्रण का कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अब केंद्रीय बैंक इनमें कौन कौन से उपाय या विधियाँ अपनाता है, तो उन जो विधियों में पहली है मात्रात्मक या चयनात्मक विधियाँ। यानी कि मात्रात्मक जो विधि है वो है मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना। इसमें वो विधि काम में ली जाएंगी जिसमें देश की में मुद्रा का जो प्रवाह है, मुद्रा की जो मात्रा है, उसमें कमी और वृद्धि किस प्रकार से की जाती है। तो इसके लिए जो साधन काम में लिए जाते हैं वो हैं बैंक दर, रिजर्व अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं और चयनित साख व्यवस्था। इनके द्वारा किस प्रकार देश में मुद्रा की मात्रा कम और वृद्धि ज़्यादा की जाती है। अब देखते हैं सबसे पहले बैंक दर, बैंक रेट। बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के प्रथम श्रेणी के विनिमय बिलों की पुनर्कटौती करता है और स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण की सुविधा प्रदान करता है। यानी कि बैंक दर, बैंक रेट में अगर हम समझें तो जो व्यापारिक बैंक हैं इनके जो एक्सचेंज बिल हैं उनको अपने पास रखता है और उनकी जो प्रतिभूतियों के आधार पर जो ऋण की सुविधा देता है, जिस दर पर देता है वो दर ही बैंक दर कहलाती है। प्रतिभूति रखेगा, ब्याज उधार देगा, ये तो फिक्स बात है, लेकिन किस दर से दे रहा है, वो जिस दर से देता है उसी दर से हमको व्यापारिक बैंकों से उधार मिलता है, तो वो जो दर है वो बैंक दर कहलाती है। अगर व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक इस दर को बढ़ा दे तो व्यापारिक बैंकों को कम उधार मिलेगा, व्यापारिक बैंक को कम उधार लेंगे तो वो हमको भी कम उधार देंगे, देश में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। अगर व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक इस दर को कम कर दे तो व्यापारिक बैंक ज़्यादा उधार लेंगे तो हमें भी ज़्यादा उधार मिलेगा, देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि सीधी सी स्थिति है कि जब देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो और मुद्रा की मात्रा को कम करना हो तो बैंक दर को बढ़ा देता है केंद्रीय बैंक, और बैंक दर को बढ़ा देगा तो देश में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि ब्याज की दर बढ़ जाती है। और यदि देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो और मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना है तो केंद्रीय बैंक दरों को कम कर देता है, जिससे ब्याज की दर कम हो जाती है और देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस प्रकार बैंक दर में परिवर्तन के द्वारा, बैंक दरों में निर्धारण के द्वारा केंद्रीय बैंक देश में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नंबर दूसरा आता है रिजर्व अनुपात। रिजर्व अनुपात दो प्रकार के हैं, परिवर्तनशील रिजर्व, नगद रिजर्व अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। जो परिवर्तनशील नगद रिजर्व अनुपात है, जिसको हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, इसमें आता है केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग
और अवधि देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास निश्चित प्रतिशत भाग नकद जमा के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। यानी कि जो CRR है, कैश है, वो केंद्रीय बैंक के पास रखा जाता है। और इस कितना रखा जाएगा, इसका निर्धारण केंद्रीय बैंक करता है। CRR होता क्या है कि अपन जो भी धन व्यापारिक बैंकों के पास जमा कराते हैं, व्यापारिक बैंक उस सारे धन को उधार देने या अपने पास नकद रूप में रखने के लिए नहीं ले सकते। उस धन का कुछ प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है। वो नकद जमा कराना ही CRR कहलाता है। और इस CRR में परिवर्तन के द्वारा केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को घटा बढ़ा सकता है, क्योंकि यदि केंद्रीय बैंक CRR बढ़ा देगा तो व्यापारिक बैंक उस केंद्रीय बैंक के पास अधिक धन जमा कराएंगे और उधार कम दे सकेंगे, मुद्रा की मात्रा घट जाएगी। दूसरी तरफ अगर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक CRR को कम कर देगा तो व्यापारिक बैंक कम धन जमा कराएंगे, तो उनके पास ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा मात्रा में उधार देंगे और देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा आता है वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात में आता है कि व्यापारिक बैंकों को वैधानिक दृष्टि से अपनी शुद्ध मांग और अवधि देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास ही तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। यानी कि व्यापारिक CRR और SLR में ये अंतर है। CRR में नगद रूप में, SLR में परिसंपत्तियों के रूप में। CRR केंद्रीय बैंक के पास रखी जाती है, SLR व्यापारिक बैंकों के पास स्वयं अपने पास ही रख सकते हैं। दरों का निर्धारण कौन करता है? केंद्रीय बैंक करता है। और केंद्रीय बैंक वही साख की मात्रा को कम करना चाहेगा तो SLR को बढ़ा देगा, और साख की मात्रा को बढ़ाना चाहेगा तो SLR को कम कर देगा। वही CRR वाला हिस्सा है। जब CRR केंद्रीय बैंक देश में मुद्रा की मात्रा को कम करना चाहता है तो CRR को बढ़ा देगा, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना है तो CRR को कम कर देगा। यानी कि मैकेनिज्म सेम है ना, दोनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। CRR में नगद रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखी जाती हैं, SLR में परिसंपत्ति के रूप में व्यापारिक बैंक स्वयं अपने पास रख सकते हैं। ये दोनों मेन अंतर है। और CRR और SLR के बाद देखें तो हमारा अगला आता है खुले बाजार की क्रियाएं। साख नियंत्रण के रूप में केंद्रीय बैंक बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी कर सकता है, और प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय द्वारा भी मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब देश में मुद्रा की मात्रा को कम करना हो, मुद्रा की मात्रा अधिक हो गई है, मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई और केंद्रीय बैंक उसमें कमी करना चाहता है, तो वह मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय प्रारंभ कर देता है, जिससे लोग प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज़, एक्सचेंज बिल इनको तो खरीदते हैं और मुद्रा केंद्रीय बैंक को पास जमा करा देते हैं और देश में मुद्रा की मात्रा चलन मुद्रा में कमी हो जाती है। इसके विपरीत जब देश में मुद्रा की कमी की स्थिति आती है और केंद्रीय बैंक उसमें वृद्धि करना चाहता है तो मुद्रा बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय आरंभ कर देता है, यानी कि सिक्योरिटीज़ को स्वयं खरीदता है और मुद्रा व्यापारिक बैंकों को और आम जनता को देता है। इससे देश में चलन मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और साख निर्माण क्षमता भी बढ़ जाती है। इस प्रकार बैंक दर, रिजर्व अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएँ, इनके द्वारा केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को परिवर्तित करता है। और मात्रात्मक उपायों का अंतिम है चयनित साख व्यवस्था। चयनित साख व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय बैंक उन क्षेत्रों में अपने चयन की मुद्रा की मात्रा को कम और अधिक करता है जिन क्षेत्रों में मुद्रास्फीति या अविस्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। इस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें संपूर्ण इकोनॉमी प्रभावित नहीं होती। मान लो यदि कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक हो गई और उसमें मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो रही है, आमदन व्यक्ति अनाजों को नहीं खरीद पा रहा है, तो उसमें केंद्रीय बैंक ये चाहे कि इसमें मुद्रा की मात्रा इस सेक्टर के लिए कम हो जाए तो उस विशेष सेक्टर के लिए ही चयन करके उसमें साख को नियंत्रित करने का कार्य करता है। उस विशेष सेक्टर के लिए ही दरों में परिवर्तित करता है, बाकी सभी के लिए दरें अनियंत्रित अनिश्चित पहले से ही निश्चित रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो ये चयनित साख क्षेत्र के लिए ही साख की मात्रा को कम या ज़्यादा करता है। अर्थात हम देखें कि उन क्षेत्रों में कदम उठाता है जहाँ कीमतों में वृद्धि होती है। उन क्षेत्रों के लिए बैंक एक तरफ अपनी दरों को बढ़ाता है, दूसरी तरफ आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध करा देता है, जिससे उत्पादन बढ़ जाता है, कीमतें कम हो जाती हैं। इस प्रकार चयनित साख व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। तो ये मात्रात्मक उपाय थे। सेकेंड हम देखें तो गुणात्मक उपाय है। गुणात्मक उपायों के अंतर्गत केंद्रीय बैंक मुद्रा की मात्रा को नहीं बदल करके मुद्रा के कार्य को प्रभावित करता है कि मुद्रा का कार्य किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अब चयनित साख व्यवस्था के अंतर्गत देखें तो सबसे पहला आता है परिवर्तनशील सीमा आवश्यकताएं, यानी कि मिनिमम मार्जिन सिस्टम क्या है। अब सीमा आवश्यकताओं में हम देखते हैं
कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की जो मार्जिन की जो लिमिट है उसको परिवर्तित कर देता है। जैसे किसी विशेष सेक्टर को, क्षेत्र को या व्यक्ति को लोन ऋण की सुविधा उपलब्ध करानी है और तो वहाँ पे मिनिमम जो सिस्टम है, मिनिमम जो मुद्रा है, जो बेस राशि है, उसमें इतना रखने के पश्चात इतने पैसे उधार में मिल जाएंगे। जैसे हमें कार खरीदनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है और कार में जो 1 लाख रुपए बेस रेट पे दे करके और बाकी का लोन करवाना है। अब यदि वहाँ मुद्रा की मात्रा कम करनी है तो केंद्रीय बैंक बेस रेट को बढ़ा देगा, नहीं 1 लाख से नहीं 1.5 लाख रुपये से, 1.5 लाख रुपये से कम में नहीं मिलेगी। और यदि उसको मुद्रा की मात्रा को, उस सेक्टर में मुद्रा का प्रभाव बढ़ाना है तो बेस रेट को कम कर देगा, कि आपको 75,000 रुपये मिल जाएगा। तो ये जो परिवर्तनशील सीमा आवश्यकताएँ हैं, इसके द्वारा इस न्यूनतम मार्जिन को परिवर्तित करके विशेष सेक्टर में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। दूसरा है उपभोक्ता साख का नियमन। उपभोक्ता साख का नियम, उपभोक्ता साख जो कंज्यूमर की जो साख है उसका रेगुलेशन भी केंद्रीय बैंक द्वारा किया जा सकता है। उपभोक्ता साख में जो जमानत की राशि है, उपभोक्ता साख के अंतर्गत जिस प्रकार से व्यक्ति को ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उसकी जो साख है उसको परिवर्तित करके ऋण या लोन की मात्रा को नियंत्रित कर सकती है। और उधार की न्यूनतम दरें और अधिकतम सीमाएं भी केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। उधार की न्यूनतम दरों को बढ़ाने से उधार की राशि कम हो जाती है और अधिकतम सीमाएं निर्धारित करने से भी उधार की राशि का निर्धारण हो जाता है। इन दोनों को परिवर्तित करके भी देश में मुद्रा की मात्रा को कम और अधिक किया जा सकता है। इसके बाद आता है अन्य उपायों में नैतिक दबाव। रिजर्व बैंक नैतिक दबाव के आधार पर कीमतों को नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक बैंकों के साथ पत्र व्यवहार करता है, वार्तालाप करता है, समावेदनों का आयोजन करता है, समझाने की कोशिश करता है कि हमारा उद्देश्य धन कमाना ही नहीं है, देश की सेवा करना भी है। और प्रचार प्रसार के द्वारा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन करके व्यापारिक बैंकों को अपनी साख संबंधी विचारों से अवगत कराता है। और यदि असामान्य स्थिति हो जाए तो साख नियंत्रण के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई भी कर सकता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक अनेक नियंत्रणों के द्वारा, अनेक उपायों के द्वारा साख की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ये साख नियंत्रण के उपाय थे, जिसमें मात्रात्मक उपाय, गुणात्मक उपाय और अन्य उपायों में आते हैं। मात्रात्मक उपायों में बैंक दर, रिजर्व अनुपात, खुले बाजार क्रियाएँ, चयनित साख व्यवस्था आती है। गुणात्मक उपायों के अंतर्गत उपभोक्ता साख का नियमन और परिवर्तनशील सीमा आवश्यकताएँ, उधार की न्यूनतम दरें और अधिकतम सीमाएँ आती हैं। अन्य उपायों में नैतिक दबाव, प्रचार प्रसार और प्रत्यक्ष कार्रवाई जैसी सुविधाओं जैसी कार्यवाही के द्वारा केंद्रीय बैंक देश में साख की मात्रा को नियंत्रित और नियमित करने का कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।